तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सैयद अहमद खां के बारे में। प्रमुख सुधार किए जो सामाजिक कार्य किए, इन सब में हम प्रमुख सुधारकों को पढ़ रहे थे और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत उससे पहले राजाराम मोहन राय को पढ़ा, दयानंद सरस्वती को पढ़ा। ठीक उसी तरह से सैयद अहमद खां को भी पढ़ेंगे। सैयद अहमद खां का उद्देश्य या लक्ष्य कह लीजिए या साध्य कह लीजिए, इनका जो साध्य था मुस्लिम समाज का पिछड़ापन दूर करना ये इनका लक्ष्य रहा। जिस तरह से स्वामी विवेकानंद हो, चाहे राजाराम मोहन राय हो, चाहे दयानंद सरस्वती हो, इन लोगों ने हिंदू धर्म या हिंदू समाज में सुधार किए, उनकी कुरीतियों को दूर किया, करने का प्रयास किया। ठीक उसी तरह से मुस्लिम समाज का जो पिछड़ापन रहा उसको दूर करने का सैयद अहमद खां ने बीड़ा उठाया, यह इनका लक्ष्य रहा। वो किस तरह से ये मुस्लिम समाज का पिछड़ापन दूर करने की बात वो कर रहे थे उसको देख लेते हैं। दरअसल निजी प्रयासों से अगर देखें तो ये इतने सक्षम नहीं थे कि निजी प्रयासों से इस मुस्लिम समाज का पिछड़ापन दूर कर सकें। तो इतने सक्षम नहीं कि निजी प्रयासों से पिछड़ापन दूर कर सकें। दूसरा, उस समय के जो जमींदार या कुलीन वर्ग था, इसकी कोई रुचि नहीं। क्यों दिलचस्पी दिखाएगा मुस्लिम समाज या कोई अन्य समाज को सुधारने के लिए? वो क्यों पैसा लगाएगा? तो इनकी रुचि नहीं। तीसरा अब बचता है तीसरा विकल्प, वो था सरकारी प्रयासों द्वारा। सरकारी प्रयासों द्वारा मतलब वो अंग्रेजों द्वारा या ब्रिटिश हुकूमत सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग थे तो ब्रिटिश से सहायता मांगी। एक बड़े समूह का प्रतिनिधि भी कर रहे थे तो ब्रिटिश का सहयोग मिला। सहयोग द्वारा तो सैयद अहमद खां ने मुस्लिम समाज का पिछड़ापन दूर करने के लिए एक विकल्प चुना। वह था ब्रिटिश सरकार का सहयोग के द्वारा मुस्लिम समाज का पिछड़ापन दूर किया जा सकता था। अब ब्रिटिश सरकार का सहयोग कैसे? वो आधुनिक शिक्षा के माध्यम से। और किसके माध्यम से? आधुनिक शिक्षा के माध्यम से। आधुनिक शिक्षा के माध्यम से। दरअसल सैयद मोहम्मद अहमद खां बड़े ही खुले विचार वाले थे, बड़े ही आधुनिकता को अपनाने वाले थे। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने कभी मुस्लिम समाज में मौजूद आडंबरों पर चोट की। इन्होंने ये भी
स्वीकार किया है कि जो मुस्लिम समाज में रूढ़िवादिता है, सामाजिक धार्मिक, उसका भी विरोध किया। उसके कारण मुस्लिम समाज पिछड़ रहा है। तो रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक प्रथा या परंपरा का विरोध किया इन्होंने। और इतना ही नहीं, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उलेमा और फकीरों को खरी खोटी सुनाई कि आप अपने समाज को पीछे ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हज करना चलो ठीक है, मस्जिद बनवाना ठीक है, मदरसे बनवाना ठीक बात है, ये लघु अच्छाइयां हैं, दीर्घ अच्छाइयां नहीं है, दीर्घकालिक अच्छाइयां नहीं है। दीर्घकालिक अच्छाइयों में ये मानते थे कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना करवाना, आप मस्जिद बनवा रहे हैं ठीक है, मगर स्कूल बनवाइए, विद्यालय बनवाइए, कॉलेज बनवाइए, इस बात पे जोर देते थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने खुले विचारों वाले और आधुनिकता को अपनाने वाला व्यक्ति ये रहे होंगे। तो इन्होंने उलेमाओं एवं फकीरों को खरी खोटी सुनाई या बड़े कटु शब्द बोले इनके लिए। आधुनिकता को अपनाने वाले थे। इसी क्रम में इन्होंने कहा कि जो मस्जिदें हैं, मस्जिद बनवाना, मदरसे बनवाना, हज करना, जकात देना, ये सभी लघु अच्छाइयां हैं। ये सभी लघु अच्छाइयां हैं और छोटी अच्छाइयां हैं। है ठीक बात है, आप अल्लाह ईश्वर को मान रहे हैं ठीक है, ये काम भी कर रहे हैं, हमें मस्जिद बनवानी चाहिए ठीक है, बनवानी चाहिए, मदरसे ठीक है, हज करना ये भी अच्छी बात है, ज़कात देना ये सब अच्छी बात है। मगर इससे भी अच्छी बात यह है कि हम इन सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाए वो शिक्षण संस्थानों पर दिया जाए, स्कूल कॉलेज बनवाए जाए। तो इन्होंने स्कूल कॉलेज अर्थात जो शिक्षण संस्थानों की स्थापना को दीर्घ अच्छाई बताया कि अपने समाज का, इस मुस्लिम समाज का उद्धार करना है, इसका पिछड़ापन दूर करना है, तो हमको विद्यालय कॉलेज ये सब खोलने पड़ेंगे, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, अंग्रेजों की भाषाओं को समझना पड़ेगा। अंग्रेजी भाषा का समर्थन इन्होंने भी किया जिस तरह से राजा राम मोहन राय ने किया। और ये दरअसल ये मानते थे, इनका मानना था कि अंग्रेजी जो सत्ता है, जो ब्रिटिश हुकूमत है, वो अब यहाँ बस गई है, यहाँ रह गई है, तो वो यहीं की रहेगी। इसलिए उन्होंने सहयोग की अपेक्षा भी ब्रिटिश सरकार से की। अब आप आगे देखेंगे एक बड़ा ही दिलचस्प तत्व जो ये बात बोलते थे, सहिष्णुता को अपनाते थे। सहिष्णुता के समर्थक थे, मतलब सभी धर्मों का सम्मान करने वाला व्यक्ति, जिसने ये कहा हिंदू और मुस्लिमों के लिए कि हम एक ही हवा में सांस लेते हैं, अर्थात भारत की हवा में हम सांस लेते हैं, गंगा जमुना का पवित्र पानी पीते हैं,
यहाँ भारत की धरती का अन्न खाते हैं, हम एक दूसरे के जीवन मृत्यु में साथ रहते हैं, हमने एक दूसरे के रीति रिवाजों को इतनी अच्छी तरीके से अपना लिया कि हम एक दूसरे के हो गए हैं। और इसी क्रम में हमने एक नई भाषा को विकसित किया जो उर्दू है। और उर्दू के बारे में कहते हैं कि उर्दू न तो हिंदू की भाषा है और न ही मुस्लिमों की भाषा है। ये हमारे आपसी प्रेम का एक परिणाम है। और हमें अपनी उन्नति, मतलब हमारी उन्नति में, हिंदू और मुस्लिमों की उन्नति में हमें अपनाना चाहिए परस्पर प्रेम को। अब सोचिए, कोई व्यक्ति ऐसे भाव, ऐसे विचार रखता हो तो वो कितना आधुनिकता को अपनाने वाला व्यक्ति है, कितनी सहिष्णुता को अपनाने वाला व्यक्ति है। लगता है कि हाँ, दोनों धर्मों के जो आस्थाएं रही, जो मान्यताएं रही, उनको स्वीकार करने वाला व्यक्ति है, वो आधुनिकता की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति है। तो ये इनके जो साध्य रहा मुस्लिम समाज का पिछड़ापन दूर करना। तो शुरुआती दौर में कुछ इस तरह के इनके विचार रहे कि मुस्लिम समाज में मौजूद आडंबरों, कृतियों पर चोट की, बताया कि इसका रूढ़िवादिता, जो धार्मिक सामाजिक विरासत रहे या परंपरा रही, उनका विरोध किया। उलेमाओं और फकीरों को खरी खोटी सुनाई। मस्जिद बनवाना, मदरसे बनवाना, हज करना, ज़कात देना, ये छोटी अच्छाइयाँ हैं। बड़ी अच्छाइयाँ क्या है? कॉलेज, शिक्षा ग्रहण करवाना, विद्यालय बनवाना। इसी से तो हमारे मुस्लिम समाज का पिछड़ापन दूर होगा। और सबसे बड़ी बात, सहिष्णुता को अपनाने वाले, जो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देने वाले व्यक्ति। तो सोच रही, इतना शानदार विचार रखने वाला व्यक्ति फिर अपने लक्ष्य या साध्य के पीछे इतना, आप कह सकते हैं कि पागल हो जाता है व्यक्ति, कि फिर वो विलन के रूप में सामने आता है। अर्थात आगे चलते हुए आप देखोगे वो अंग्रेजों के इतने समर्थक हो गए, इतने समर्थक हो गए कि उन्होंने मुस्लिमों को, अभी अलग से लिखना, अलग कलर से लिखना, तो ये अलग है कि मतलब विलेन कैसे बने, विलेन कैसे। यहां तक ये हीरो थे, ठीक है, ये नायक, नायक। अब विलेन कैसे बन गई? तो इन्होंने मुस्लिम समाज, मुस्लिम समाज से राजनीति से दूर रहने की अपील की या सुझाव दिया। मुस्लिम समाज को बोला कि राजनीति से दूर रहिए। क्यों? कि राजनीति उस क्रम में क्या था उस दौरान? दरअसल राजनीति का मतलब क्या है कि वो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। किसके विरुद्ध था ये? अंग्रेजों के विरुद्ध था, भारतीयों के द्वारा था। अब एक तरफ तो आप अंग्रेजों से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे समाज का पिछड़ापन दूर करेगा, और दूसरी तरफ आप विरोध नहीं कर सकते। इसलिए मुस्लिमों से कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी ना लें। तो राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों से भागीदारी न करने की बात कही कि आप इस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लें, तभी हमारा उद्धार है, क्योंकि हमें अपने समाज का पिछड़ापन दूर करना है। इनका एकमात्र लक्ष्य उसके पीछे। और इतना ही नहीं, ये अंततः इतने बड़े समर्थक हो गए अंग्रेजों के कि फिर अंग्रेजों की उल्टी सीधी नीतियों का भी समर्थन करने लगे। मतलब जैसे फूट डालो, राज करो,
फूट डालो राज करो जैसी नीतियों का भी समर्थन करने लगे, जैसी नीतियों का भी समर्थन करने लगी। और इतना ही नहीं, मुस्लिमों से कहा कि इन हिंदुओं से दूर रहो। और जो मुस्लिम समाज रहा, समाज से यह अपील की कि हिंदू समाज से दूर रहो। ये सब इसी क्रम में हो रहा था कि अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन हो या हिंदुओं के साथ मिलकर के इस राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करेंगे तो अंग्रेज हमसे नाखुश हो जाएंगे, और जब अंग्रेज नाखुश हो जाएंगे तो हमारा जो लक्ष्य या साध्य है, अर्थात मुस्लिम समाज का पिछड़ापन दूर करना, वो कभी दूर नहीं हो सकता। दरअसल ये इस बात का परिचायक है कि जो सैयद अहमद खां सोच रहे थे कि अब अंग्रेज परमानेंट हैं, अब अंग्रेज यहाँ रहेंगे ही, अंग्रेज यहाँ से जाएंगे ही नहीं, अंग्रेजों की ही सत्ता रहेगी, इनकी ही हुकूमत रहेगी, तो जो होना है इन्हीं के अधीन होगा, अर्थात यही हमारे माई बाप हैं। जबकि ये क्या था, एक निकट दृष्टि लोग, ठीक है, ये एक सूक्ष्म आप कह सकते हैं इनकी सोच रही, या एक राजनीतिक त्रुटि, भूल कह सकते हैं इसको, जो ये शायद समझ नहीं पाए। देखिए, शिक्षा तो एक समय की आवश्यकता थी, शिक्षा ग्रहण करना, वह शिक्षा वो हिंदुओं के लिए भी उतनी ही थी, मुस्लिमों के लिए भी उतनी थी, कॉलेज तो बने थे। अंग्रेजों को ये नहीं था कि हम हिंदुओं को ही पढ़ाएंगे या मुस्लिमों को ही पढ़ाएंगे, उसको चाहिए था एक मध्य वर्गीय शिक्षित समर्थक वर्ग, तो वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। पर दिक्कत ये थी कि हिंदू ने बहुत जल्दी अपना लिया उस आधुनिकता को, मगर मुस्लिम अपनी रूढ़िवादिता धार्मिक परंपराओं में जकड़े रहे। तो अब ये कह सकते हैं कि ये एक राजनीतिक त्रुटि भी रही, जिस कारण से एक ऐसा व्यक्ति जो कभी सहिष्णुता की बात करता था और वो फूट डालो राज करो जैसी नीति का भी समर्थक बन गया। तो मूल्यांकन में आप ये चीजें लिख सकते हैं कि नहीं, ये मूल्यांकन में हो जाएगा। तो दरअसल मूल्यांकन में एक ये चीज आप जरूर स्पष्ट कर सकते हैं कि जो साध्य रहा वो तो पवित्र था, वो तो प्रशंसनीय था कि भाई देखिए, हर एक व्यक्ति कोई भी है वो अपनी कौम की बेहतरी चाहता है सबसे पहले, इन्होंने भी वही किया। तो जो इनका साध्य रहा, यहां लिख दे रहा हूं, तो जो इनका साध्य रहा, साध्य वो पवित्र या प्रशंसनीय था, मगर जो साधन रहा, जो मार्ग रहा कि मुस्लिम समाज को हिंदू समाज से अलग करना, ठीक है, और अंग्रेजों को ये मान लेना कि अंग्रेजों की ये हुकूमत है तो हमेशा ही रहेगी, एक राजनीतिक त्रुटि है वो, फूट डालो राज करो जैसी नीति का समर्थन करना, तो ये क्या हो गया, अपवित्र हो गया। साधीन का पवित्र, साधन अपवित्र, अप्रशंसनीय रहा, ठीक है, तो ये क्या होगा, अपवित्र, ठीक, या अप्रशंसनीय था। तो ये आप मूल्यांकन में इसको दिखा सकते हैं, मूल्यांकन। तो ये पूरा था सैयद अहमद खां के बारे में। तो पहले हमने जान लिया कि आखिर इनका लक्ष्य क्या था, सैयद अहमद खां का,
लक्ष्य रहा मुस्लिम समाज का पिछड़ापन दूर करना। ये जान गए थे कि निजी प्रयासों से हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, सक्षम नहीं है। दूसरा कि जमींदार को इन वर्ग क्यों हमको पैसा देगा, उसकी दिलचस्पी नहीं। तीसरा विकल्प यही बचा कि सरकारी प्रयासों द्वारा अर्थात ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही सहयोग प्राप्त हो सकता था। तो इसीलिए जो है इन्होंने आगे चल के नायक की भूमिका निभाई और नायक के बाद किस तरह से खलनायक या विलन बन गए, अपने एक साथी के पीछे अंध समर्थक हो गए। जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाला व्यक्ति था वो इस बात पे भी सहमत हो गया कि फूट डालो राज करो, मुस्लिमों हिंदुओं से दूर रहो। ये क्या है, छोटी सोच को दर्शाता है। ठीक है, तो यही सब सैयद अहमद खान के बारे में था। तो क्लियर हुआ है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।